बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं समा टीवी पर एहतसाब और मैं इमरान खान हूँ। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का एक क्लिप है, वो हमें दिखाना चाहिए था लेकिन मेरे ख्याल में अभी प्रिपेयर नहीं था, लेकिन आपको दिखाएंगे कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने यह चैलेंज किया, फिर कैसे करवाएंगे आप OIC का इजलास। देखिए, शर्त कोई भी हो, बात कोई भी हो, जब पाकिस्तान की टीम मैच खेलने के लिए ग्राउंड में उतरती है तो फिर वो पाकिस्तान की टीम होती है। आपको खिलाड़ी पसंद हो या ना हो, उनकी शक्लें पसंद हो या ना हो, लेकिन वो टीम पाकिस्तान की होती है। आपको सपोर्ट अल्टीमेटली पाकिस्तान को करना होता है। आपको भारत को, ऑस्ट्रेलिया को और बाकी किसी और टीम को आप सपोर्ट नहीं कर सकते, इसलिए कि वो टीम आपकी है। और ये जो OIC आ रहा है पाकिस्तान के अंदर, इजलास होने जा रहा है, ये रियासत पाकिस्तान के लिए एक ऑनर है। ये रियासत पाकिस्तान का मामला है। ये मामला पाकिस्तान की किसी एक सियासी जमात का नहीं है, ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का नहीं है, ये पाकिस्तान के खाली इदारों का नहीं है, पाकिस्तान का मामला है। आपकी सियासत में आपको शिकवे हैं, शिकायत हैं, इदारों से हैं या हुकूमत से हैं, स्पीकर से हैं या वजीर आजम से हैं, जिससे भी हैं उसके खिलाफ एहतजाज कीजिए। उसके खिलाफ कोई भी आप रद्द-ए-अमल दे सकते हैं। आप 2 दिन बाद भी दे सकते हैं, 2 दिन पहले भी दे सकते हैं, जो चाहे जैसा चाहे करें, लेकिन OIC की कीमत पर क्यों? OIC का इजलास, आपको याद है जुल्फिकार भुट्टो साहब OIC के साथ अपने आप को किस कदर जोड़ कर रखते थे। जुल्फिकार भुट्टो वो शख्स हैं जो इसको पाकिस्तान में लेकर आए। जुल्फिकार भुट्टो ने इसके अंदर बहुत फाल किरदार अदा किया। ये वही OIC है जिसका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्रेडिट लेती रही है और रियासत पाकिस्तान को इसका फायदा हुआ था। आज वही OIC का इजलास पाकिस्तान में अगर होने जा रहा है तो कोई ये नहीं जानता कि वो PTI के लिए इजलास हो रहा है या पीपल्स पार्टी के लिए हो रहा है या PMLN के लिए हो रहा है। ये इजलास हो रहा है पाकिस्तान के लिए हो रहा है। तो ये धमकी के फिर देखते हैं कि OIC का इजलास आप कैसे बुलाते हैं। एक्चुअली ये धमकी थी किसको, किस वजह से थी, और ये गुस्सा आज अपोजिशन को क्यों आ गया अचानक जब सारी चीजें उनके कंट्रोल में हैं। तो ये सवाल मैंने पूछना था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। आगा रफीउल्लाह साहब आज के प्रोग्राम में हमारे मेहमान थे, लेकिन ऐन वक्त पर वो निकल लिए और हमारे प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बने। कोशिश करेंगे कि टेलीफोन लाइन पर उनको ले लें या किसी और को ले लें और उनसे हम जानें कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने ये जो चैलेंज दिया है ये किसको दिया है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के बिल्कुल अकब में शहबाज शरीफ साहब खड़े हुए थे, उनके पीछे सारी ज़िंदगी उन्होंने सियासत की है, बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं, हमेशा से वो तसादुम के खिलाफ रहे हैं और बड़ी अच्छी सियासत की है। एडमिनिस्ट्रेटर भी बहुत अच्छे हैं, यानी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। चंद एलिगेशन उनके ऊपर केसेस हैं करप्शन के हवाले से या मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से उनकी फैमिली के ऊपर, वो मामला अपनी जगह पे है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि शहबाज शरीफ अच्छे हुक्मरान नहीं थे, मेरे ख्याल में ये ज्यादती होगी। और कोई ये कहे कि उनको सियासी तजर्बा नहीं है तो ये भी ज्यादती होगी। मौलाना फजलुर रहमान साहब गो के बहुत गुस्से में है, लेकिन इसके बावजूद उनका सियासी तजर्बा बहुत ज्यादा है। इन 2 लोगों की मौजूदगी में बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का ये कहकर धमकाना कि हम देखते हैं कि फिर आप OIC का इजलास कैसे बुलाते हैं या OIC कैसे करते हैं, ये खासा हैरान कुन है। यहां से मैं अपने प्रोग्राम का आगाज करूंगा। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, अब राणा मशहूद अहमद खान साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, PMLN से आपका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया राणा साहब ज्वाइन करने के लिए, बड़ी मेहरबानी। हमें ज्वाइन कर रहे हैं मियां फारूक हबीब साहब, स्टेट मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन, और पीपल्स पार्टी से हम देखते हैं कौन ज्वाइन करता है। राजा रियाज साहब से भी कोशिश करते हैं राब्ता हो जाए, 1-2 सवाल उनसे भी मुझे करना है। सबसे पहले मुझे राणा मशहूद अहमद खान साहब आप बताएं कि ये जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का एक, क्योंकि PDM में आप सब इकट्ठे ही हैं, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का जो स्टांस है OIC के इजलास को लेकर, आपकी जमात का भी है या आप अपने आप को इससे अलग रखते हैं कि ये इस तरह की धमकी नहीं लगानी चाहिए थी, ये दिस इज फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान है, अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स ठीक है, निपटते रहेंगे, देख लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान साहब, आपने जो स्टार्ट में इंट्रो सुनाया इमरान खान साहब का और उसके बाद जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की बात की देखें 2 चीज़ें मैं क्लियर करना चाहूँगा। हम लोगों ने हमेशा पाकिस्तान को फोरमोस्ट रखा है, पाकिस्तान की इज़्ज़त को हमने हमेशा आगे रखा है, और यही वजह है कि आइन और कानून जो कहता है उसकी इंटरप्रिटेशन जो हुकूमत कर रही है, जो स्पीकर कर रहे हैं, उसके ऊपर हमने फिर भी स्पेस दी और हमने कहा कि वुज़राए ये जो OIC के आ रहे हैं, वुज़राए खारजा, इनका इजलास जो है बिल्कुल होना चाहिए। और ये मीटिंग हुई, इसके अंदर PDM की मीटिंग के अंदर कंसेंसस के साथ डिसीजन किया गया, लेकिन ये तो हमारा ज़र्फ है कि हमने ये डिसीजन लिया। याद करें
कि जब धरने दिए गए थे और इस्लामाबाद का घेराव किया गया था तो चाइना के प्रेसिडेंट पाकिस्तान आ रहे थे, श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान आ रहे थे और कंटेनर पर खड़े होकर कहा गया कि हुकूमत झूठ बोलती है, कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं आ रहा, कोई प्रेसिडेंट नहीं आ रहा। तो आप मुवाजना उस जमात के साथ कर रहे हैं जिसने कभी पाकिस्तान के इक़दार की परवाह नहीं की है, जिसने कभी पाकिस्तान की नामूस की परवाह नहीं की है, जिसने कभी इस बात की परवाह नहीं की है कि राणा साहब मवाजना किए ही नहीं। वो उस वक्त वो भी गलत था, तो क्या आज ये ठीक है? नहीं, मैं देखें, पहली बात है कि पीपल्स पार्टी के कोई यहाँ पर हों तो वो आके इसका जवाब दें। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की बात का जवाब मैं नहीं दे सकता। मैंने पीपल्स पार्टी का सवाल इसलिए नहीं किया, पीपल्स पार्टी यहाँ पे है नहीं। मैंने मसूद भाई मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ कि क्या बिलावल भुट्टो जरदारी की इस धमकी को आप ओन करते हैं या डिसओन करते हैं कि नहीं नहीं ओआईसी का इससे कोई ताल्लुक नहीं, हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स? देखें इसकी कोई बैकग्राउंड होगी। जब वफाक एक सूबे पर हमला करेगा, सिंध हमेशा महरूमी का दावा करता रहा और सिंध हाउस पर जो हमला किया गया और सिंध हाउस की जिस तरह पूरे सिंध की तज़हीक की गई ये करके, तो मैं समझता हूं कि वहां पर अब जो है टेम्परेचर लाजमी बात है कि हाई हुए होंगे और आप उसके बाद आप उसका रद्द-ए-अमल नहीं है राणा साहब, वो तो कल की बात है राणा साहब, वो तो पुरानी बात है, उसका रद्द-ए-अमल नहीं है ना, ये एक्चुअली उसका रद्द-ए-अमल नहीं है। खान साहब, उसके बाद तो बहुत सारे स्टेटमेंट भी आ गए, उसके बाद तो गवर्नर हाउस सिंध के ऊपर भी जाके एहतजाज हो गया। ये फिर भी आप अगर सिंध हाउस के ऊपर हमला हुआ तो ओआईसी को रोक देंगे? नहीं, मेरी अर्ज सुने, जब आप किसी अखलाकियात के दायरे से बाहर निकल जाएंगे और मैं जो कहना चाह रहा था ना कि जरदारी साहब या बिलावल भुट्टो साहब इनकी बात का जवाब उनकी जमात का नुमाइंदा आके दे, लेकिन मैं उस चीज़ का दूंगा कि जब पीडीएम का इजलास हुआ जिसमें कंसेंसस के साथ फैसला हुआ कि ओआईसी के वज़राए ख़ारजा के इजलास का पीटीआई से, हुकूमत से नहीं, पाकिस्तान से ताल्लुक़ है और हमें बिल्कुल इसकी रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए। और यही वजह है कि जो हमारी मूवमेंट 22 तारीख से शुरू होनी थी उसको हम 23 को ऊपर ले गए हैं और इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला हुआ था। उसके बाद क्या वाक़यात हुए ये पीपल्स पार्टी के दोस्त ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। अच्छा मसूद भाई, मुझे अब ये बताएं कि पीपल्स पार्टी तो अपनी एक्सप्लेनेशन देगी जब भी मैं उनसे बात करूंगा। आप क्लियर कैटेगोरिकली ये कह सकते हैं या कह रहे हैं कि इस धमकी के साथ पीएमएलएन नहीं खड़ी कि देखते हैं कि ओआईसी का इजलास फिर आप कैसे बुलाते हैं? पीएमएलएन इस धमकी के साथ नहीं खड़ी। देखें पीएमएलएन जो है पाकिस्तान के साथ खड़ी है, लेकिन जो मैं फ्रैंकली ये क्या वजह बनी कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को ये स्टेटमेंट देनी पड़ी। शहबाज साहब वहाँ पर मौजूद थे, फजलुर रहमान साहब मौजूद थे और जिस वक्त ये स्टेटमेंट दी गई उसके बाद मेरा अभी तक उधर कोई राब्ता नहीं है, तो मुझे उसकी बैकग्राउंड का नहीं पता है, तो मैं इसलिए इस पर कुछ ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता। आई अंडरस्टैंड, ठीक है, पीपल्स पार्टी शुड रिस्पॉन्ड, उनको चाहिए कि वो इसके बारे में बताएं। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात। मैं फारूक हबीब साहब, ओआईसी का इजलास वो एक ऐसी चीज़ है, आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जब बात कर रहे थे तो हमने देखा कि वो उस तरह नहीं उन्होंने अटैक किया जैसे वो पहले कर रहे थे। ये ओआईसी के लिए कुछ पॉलिटिक्स नीचे लेकर आना चाह रहे हैं क्या? ये हुआ क्या एक्चुअली? इसको आप देखते कैसे हैं? और अगर वाकई में अपोजिशन आ जाती है और ओआईसी के इजलास के दौरान कोई धरना, कोई जुलूस, कोई ऐसी चीज़ होती है, देन व्हाट सर? फिर तो वो जो अपोजिशन चाहती है वो हो जाएगी, आप रोकेंगे वो आएंगे और फिर ओआईसी भी चल रहा होगा। देखें, बुनियादी तौर के ऊपर आपके इल्म में है कि ओआईसी की जो तारीखें हैं, जो दावतनामे हैं, वो आज से 4 से 5 माह पहले जो है वो जा चुके हैं और ये डेट जब ओआईसी का हंगामी इजलास हुआ था अफ़गानिस्तान के हवाले से, आपके इल्म में होगा ये डेट्स उस वक्त भी डिसाइडेड थी कि 22-23 मार्च को ओआईसी का इजलास जो है वो पाकिस्तान के अंदर होगा और ये 15 साल बाद पाकिस्तान के अंदर जब अफगानिस्तान के ऊपर हंगामी इजलास हुआ उस वक्त भी ये डिसाइडेड था। जब आपके इल्म में होना चाहिए कि 15 साल बाद ओआईसी का इजलास जो है वो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है और मैं ये समझता हूँ कि जहाँ 57 इस्लामी ममालिक उस मौका के ऊपर पाकिस्तान आ रहे हैं, जहाँ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर उम्मत मुसलमा का मुकदमा पेश किया था इस्लामोफोबिया के हवाले से, नामूसे रसालत के हवाले से जो तौहीन अमेज़ रवैया इख्तियार किया जाता था और जो इस्लाम को दहशत गर्दी के साथ जोड़ा जाता था। उन्होंने कहा था कि सिर्फ एक ही इस्लाम है, वो इस्लाम है जो
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्लाम है। ये वो सारी चीजें हैं जो इस वक्त जो इन चीजों में एक मिनट इनमें ना पड़ेंगे आपकी अचीवमेंट क्या, इस तरफ ना जाए। मैं मसला ये है कि अपोजिशन कह रही है, मैं आपको वर्ड टू वर्ड बता देता हूँ ना, वो ये कह रहे हैं, मैं आ रहा हूं इमरान, वो कह रहे हैं कि अगर पीर को, मुझे मुकम्मल कर लेने दें, अब मैं आपको सुनवा देता हूं, एक मिनट क्या कह रहे हैं, पहले सुन ले आप बिलावल क्या कह रहे हैं, सुने। अगर स्पीकर नेशनल असेंबली मंडे तक अदम एतमाद का मोशन पेश नहीं करता तो फिर हम उस हॉल से नहीं उठेंगे और हम देखते हैं कि आपका OIC कॉन्फ्रेंस कैसे होता है। ये छोड़े इमरान नियाजी की हुकूमत, वो जान उनका काम जाने, ये हमारे मेहमान हैं, पूरी कौम के मेहमान हैं। हमें आप मजबूर ना करें कि आप इसकी आड़ में आइन शिकनी करना चाहें, कानून तोड़ना चाहें और मजाक बनाना चाहें। हम आपको इसकी इजाज़त देंगे, हम वहाँ पर धरना देंगे। पर हाँ जी, वो उन्होंने मशरूत किया है कि इजलास बुला के कार्रवाई शुरू करें, हम कुछ भी नहीं करेंगे। आपको उन्होंने ऑप्शन दे दिया, यू आर नॉट ऑप्शनलेस, आप इजलास बुलाएं, कार्रवाई शुरू करें। बात ये है आप उसके पीछे ना छुपें, वो कह रहे हैं फिर OIC हो जाए बेशक। जी सुन ले। देखें मामला ये है कि आप किसी चीज़ को मशरूत नहीं कर सकते, आप अपने ज़ाती मुफाद को कौमी मुफाद के ऊपर लेकर आ रहे हैं। फैटफ में आपने क्या किया था, यही किया था, एब्सोल्युटली नॉट कहें, उस वक्त इनको तकलीफ शुरू हो जाती है। यूरोपीय सुफरा सफारती अदाब छोड़ के को काम करें, उनको आईना दिखाएं, उसके ऊपर इनको तकलीफ शुरू हो जाती है। अब OIC का जो इजलास है, OIC को बीच में क्यों ला रहे हैं? जो फैसला करना है स्पीकर ने करना है। ये आज धमकी किसको लगा रहे हैं, किसके कहने के ऊपर ये कर रहे हैं? ये किस बैरूनी ताकत को खुश करने के लिए कर रहे हैं? किसको तकलीफ है कि पाकिस्तान में OIC का दूसरा 2-3 माह के अंदर इजलास होने जा रहा है? ये किसको तकलीफ होगी? उन्हीं को तकलीफ होगी जो पाकिस्तान का दुनिया में इमेज बेहतर होना नहीं देखना चाहते, जो मुल्क दुश्मन कुव्वतें हैं। ये उनके आलाकार ना बने इस किस्म के बचगाना और गैर जिम्मेदाराना बयानात देकर। इस पर जो फैसला करना है स्पीकर ने करना है। और ये भी मैं बता दूं कि स्पीकर कोई गैर आईनी गैर कानूनी फैसला नहीं करेंगे। और ये धमकियां क्यों लगा रहे हैं OIC के इजलास के साथ उसको जोड़ के? इनको ये इल्म नहीं है कि तमाम बहुत सारे डेलीगेशंस पाकिस्तान पहुंचना भी शुरू हो गए हैं और बहुत सारे आइंदा 1-2 रोज़ के अंदर पाकिस्तान मौजूद होंगे। उस मौका के ऊपर आकर इस किस्म की शराइत लगा के ये कौन सी नेशनल सर्विस कर रहे हैं, ये कौन सी हुब्बुल वतनी का जो है वो सबूत दे रहे हैं, ये कौन से कौमी मुफाद की बात कर रहे हैं? ये अपने ज़ाती मुफाद को आगे रख रहे हैं और तारीख भरी हुई है, लोग इनको देख रहे हैं कि आपके पास ऑप्शन है ना, चंद रोज कबल पहले इस किस्म की या तो आप इनसे लड़ें, या तो आप झगड़ा करें, रियासती ताकत को इस्तेमाल करें, या दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप मामूल की जो आईनी कार्रवाई है, जो पार्लिमानी कार्रवाई है, उसको आगाज कर दें, उसका आगाज कर दें। वो कहते हैं हम कुछ भी नहीं, हम बिल्कुल वादे देखें, हम बिल्कुल वादे कर चुके हैं कि ये जो आइनी प्रोसेस है, ये प्रोसेस जो है वो मुकम्मल होगा, आइन और कानून के मुताबिक ही मुकम्मल होगा। आपने स्पीकर ने इजलास भी बुलाना है और जो कानून कहता है कि 3 दिन से पहले नहीं और 7 दिन के अंदर अंदर जो है इजलास बुलाने के बाद जब नो कॉन्फिडेंस मूव हो जाती है तो आपको उस पर वोटिंग करानी है, वो तमाम प्रोसेस फॉलो होगा। लेकिन ये आज एकदम जो चंद दिन पहले अपनी एहतजाज की तारीख मौखर कर लेते हैं और आज एकदम किसके कहने के ऊपर OIC के ऊपर कह रहे हैं कि जी हम वहाँ पे धरना दे देंगे, हम असेंबली में लोगों को नहीं आने देंगे। जब इतने बड़े डेलीगेशंस आ रहे हैं तो उसके सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स होते हैं, रेड जोन की सिक्योरिटी के अपने तकाजे होते हैं। मुझे समझ नहीं आई इतनी गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट की। इससे आगे मैं बात नहीं लेके जाना चाहता। मैं ये समझता हूँ कि ये समझदारी का सबूत देंगे और अपनी इस किस्म की किसी भी एडवेंचर की तरफ नहीं जाएंगे, इस किस्म की गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट को जो है वो वापस लेंगे। चलो मैं राणा मशहूर साहब से, सर देखिए कंडीशनल है आप जी प्लीज। देखें बात यह है कि ऐसी बातें उन लोगों के मुंह से अच्छी लगती हैं जिन्होंने रेड जोन के तकद्दुस को कभी पामाल ना किया हो। इन्होंने तो पूरी दुनिया के सामने रेड जोन में तमाशा लगा के रखा। और मैं फिर रिपीट करूंगा चाइना का प्रेसिडेंट CPEC करने के लिए आ रहे थे, इनकी वजह से 1 साल वो प्रोजेक्ट डिले हुआ। जो 45-46 बिलियन डॉलर की पाकिस्तान को इन्वेस्टमेंट आ रही थी और उसके बाद जो बहुत कुछ आना था, श्रीलंका के दौरे का विजिट इन्होंने कैंसिल कराया। और आज ये इखलाकियात का भाषण, बात सिर्फ इतनी है कि ये छुपना चाहते हैं OIC के पीछे। हम लोग बिल्कुल OIC इस पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जो काम होगा हम उसके साथ खड़े होंगे, लेकिन किसी को अब हीले बहाने नहीं बनाने देंगे। नंबर 1।
नंबर 2, ये स्पीकर साहब जो कह रहे हैं कि जी स्पीकर साहब ने ये करना था वो करना था, 94, 95 और 96 कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत क्लियर है कि जिस दिन आप नो कॉन्फिडेंस मूव करते हैं 14 डेज के अंदर उन्होंने इजलास का करना है। आज कितने दिन गुजर चुके हैं, आप क्यों छुपते हैं? आप तो वो लोग हैं जो कहते थे कि जी मेरे खिलाफ इस जगह पर खड़े लोग भी अगर कहेंगे कि इमरान खान घर चले जाओ तो मैं घर चला जाऊंगा। आज तो आपकी जमात के लोग आपको कह रहे हैं कि खान साहब इस पाकिस्तान पर महंगाई का जुल्म और बर्बरियत का जो आपने तूफान नाजिल किया है, छुटकारा पूरी कौम आपसे चाहती है। तो मैं खान साहब सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं और मैं ये बताना चाहता हूं कि ये आज पाकिस्तान की आवाम की आवाज है कि इमरान खान जो मुसल्लत किया गया था पाकिस्तान पर, पाकिस्तानी आवाम अब इससे छुटकारा चाहती है और किसी हीले बहाने को आगे नहीं आने देंगे। ओआईसी, हम आपसे ज्यादा एहतराम करना जानते हैं इदारों का, हम आपसे ज्यादा जानते हैं कि किस तरह लेकर चलना है, लेकिन आपको अब इनके पीछे, इन चीजों के पीछे छुपने नहीं देंगे। जी फारूक हबीब साहब, देखें सिंपल इज दैट कि आप अपना कानूनी कार्रवाई शुरू करें, पार्लिमानी कार्रवाई शुरू करें, इजलास बुलाएं और तहरीक अदम एतमाद को चलने दें, कोई रोला नहीं होगा। देखें जब 14 रोज के अंदर ही चल रहे थे इमरान 14 रोज के अंदर ही और अगले 3 दिन के अंदर कार्रवाई शुरू होगी। सुन लें 14 रोज के अंदर ही इजलास बुलाया जाएगा। इनको सिर्फ पार्लिमानी रवायात का भी इनको पता होना चाहिए। रुकने कौमी असम्बली ख्याल जमान साहब की जो है वो वफात हुई है और जब भी किसी रुकने कौमी असम्बली की वफात होती है तो इजलास जो है वो उनकी फातिहा के बाद इजलास को जो है मौखर कर दिया जाता है, इजलास की कार्रवाई मुलतवी हो जाती है। उसके बाद जैसे ही अगला दिन आएगा जो वर्किंग डे होगा उस पर इजलास की कार्रवाई को दोबारा से जो है वो आगे बढ़ाया जाएगा। उसमें ये अपनी कॉन्फिडेंस का मोशन भी ले आए, उसको ये मूव भी कर दें। इसको थोड़ा सा आसान कर देते हैं ना, लोग सुन रहे हैं। 21 तारीख को इजलास शुरू होगा, यानी 14 दिन की यही बनती है ना, 21-22, तो 21 तारीख को इजलास आपका शुरू हो जाएगा। 21 तारीख को मंडे है, मंडे को इजलास शुरू होगा, दुआ करके आप ख़त्म कर देंगे। ट्यूसडे को पाकिस्तान में ओआईसी का इजलास हो रहा है, आप ये कार्रवाई शुरू कर देंगे। 23 तारीख को वैसे छुट्टी है, फिर 24, 25, 26 यही कुछ है, फिर 26 को हफ्ता है और फिर एतवार है उसके बाद, और फिर मंडे को यानी 28 तारीख को वोटिंग हो सकती है तहरीक अदम एतमाद के ऊपर। मैं जो बात कर रहा हूं इसकी तस्दीक या तरदीद आप कर दें। देखें ये फैसला जो है ये स्पीकर ऑफिस ने करना है, कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने करना है, लेकिन इसमें जो है वो डेट्स जब आपका सर देखिए कानून उसके ऊपर क्लियर है, इस पे और क्या फैसला हो सकता है कि स्पीकर कहें कि मैं मौखर कर रहा हूं गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए। इमरान सुन लेना, मैंने आपको पहले बताया कानून क्या कहता है। जिस दिन आप मोशन मूव करते हैं, जिस दिन आप तहरीक अदम एतमाद पेश करते हैं, उस कानून में बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है कि 3 दिन से पहले आप वोटिंग नहीं करा सकते। 3 दिन के बाद 7 दिन के अंदर आपने वोटिंग करवानी है। तो वो जो भी टाइम पीरियड होगा उन डेज के अंदर वोटिंग हो जाएगी और दूध का दूध पानी का पानी भी हो जाएगा। और इन्होंने नाकाम होना है, ये मैं आपको बता रहा हूं कि अपना शौक पूरा कर लें। इजलास शुरू होने के 3 दिन बाद, एक मिनट और क्लियर करें, इजलास शुरू होने के 3 दिन बाद राणा साहब कानून जानते हैं, जिस दिन मैं पूछूंगा इजलास शुरू होने के 3 दिन बाद मोशन पेश किए जाने के 3 दिन बाद, मोशन पेश किए जाने के 3 दिन बाद, तो मोशन पेश किए हो तो बहुत दिन हो गए। मोशन पेश किए जाने के ब्रेक ले लें फिर वापस आते हैं। एक मिनट ब्रेक कर लेते हैं, ब्रेक के बाद क्लियर कर लेते हैं, ब्रेक के बाद क्लियर कर लेते हैं, यहीं रुके नाज़रीन, ब्रेक लें, वापस आते हैं इस मसले को यहीं पे अभी और बात करते हैं इसके ऊपर हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। राणा मशहूर साहब, आप डिप्टी स्पीकर भी रहे हैं और स्पीकर के फ़राइज़ भी सर अंजाम देते रहे हैं यहाँ पंजाब में, तो आपको ज़रा रूल्स ऑफ बिजनेस के बारे में और इन चीज़ों के बारे में शायद हम लोगों से ज़्यादा आइडिया है। ये जो मोशन है इसको पेश किए जाने के कमरुज़्ज़मान कायरा साहब ने भी ज्वाइन किया, उनसे हम बात कर लेते हैं। कमरुज़्ज़मान कायरा साहब, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के जो बड़े कारनामे में थे उनमें से एक ये भी था कि ओआईसी में उन्होंने मुसलमानों को इकट्ठा किया था और उन्होंने बड़ा अहम रोल प्ले किया था। अभी वो मुख्तलिफ लोग इस बारे में ट्वीट भी कर रहे हैं, इस बारे में बात भी कर रहे हैं। तो जो ओआईसी के बारे में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का बयान है, आपको लगता है कि ये बिल्कुल ठीक बयान है कि इंटरनल पॉलिटिकल मामलात हैं उस पर ओआईसी को वो कह रहे हैं कि देखते हैं फिर आप ओआईसी का इजलास कैसे बुलाते हैं अगर आपने पार्लियामेंट के अंदर अदम एतमाद की कार्रवाई शुरू ना की तो? सर
हेलो जी कार साहब, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। इमरान साहब देखिए, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही थी। अगर आप ये पूछ रहे हैं कि बिलावल साहब का बयान, उससे उसके हवाले से बात हो रही है, तो ये बयान का एक रेफरेंस है। आप जरा देखिए, जब से अदम एतमाद की तहरीक पेश हुई है, एक तो हमने कोई गैर कानूनी, कोई गैर आईनी, कोई गैर सियासी, कोई गैर अखलाकी बात नहीं की, कोई हरकत नहीं की। अमन के साथ अपना एक राइट एक्सरसाइज करने की कोशिश की है। उसके जवाब में हुकूमत का रवैया क्या है? वजीर आजम से लेके वज़रा तक गालियां, धमकियां, गोलियों के मैं आप मेरी बंदूक के निशाने पे हो और आप मेरे पता नहीं किस निशाने पे छोड़ूंगा नहीं, ये कर दूंगा, 10 लाख लोग ले आएंगे, उनमें से गुजर के जाना होगा, वापस आना होगा, सिंध हाउस पे हमले, क्या क्या नहीं किया गया। और ये बात उनके वज़रा बहुत दिनों से कह रहे हैं कि स्पीकर साहब उनको वोट नहीं डालने देंगे, स्पीकर साहब का ऑफिस हमारे पास है, हम स्पीकर को इस्तेमाल कर लेंगे। अब अर्ज ये है, हमारा मुतालबा क्या है? आइन का आर्टिकल 1 कहता है असेंबली प्रोसीडिंग के बारे में कि अगर असेंबली प्रोसीडिंग अपोजिशन सेशन समन करती है, रिक्वेजिशन देती है, तो सेशन रिक्वेस्ट करने के लिए 14 दिन का टाइम होता है। स्पीकर 14 दिन के अंदर अंदर बुलाएंगे। लेकिन दूसरा आइन का आर्टिकल कहता है कि अगर अदम एतमाद की तहरीक पेश कर दी जाती है और उसमें 7 दिन के अंदर अंदर, 3 दिन के बाद और 7 दिन के पहले उन्होंने वो तहरीक पेश करके उस पर वोटिंग करानी है। ये 3 दिन क्यों रखे गए? 3 दिन इसलिए रखे गए कि जब ये पेश टेबल हो जाए, टेबल रात जब समझो भेजी आती है स्पीकर ऑफिस को, सेक्रेटेरिएट को ये रिसीव हो जाती है, तो ये बहुत अहम तरीन काम है कि मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव इस वक्त मेजॉरिटी को कमांड नहीं करता, उसको राइट नहीं है फैसले करने का। लिहाजा क्विकेस्ट पॉसिबल टाइम में इस पे फैसला होना चाहिए। तो 3 दिन रखे गए कि इजलास समन हो तो मेंबरान का आना मुमकिन हो सके। उस वक्त मोटरवेज नहीं थी जब आइन बना था, उस वक्त फास्ट ट्रेवलिंग नहीं हो सकती, तो 3 दिन का लॉजिक ही वो था। अब उस लॉजिक को एक तरफ रखते हुए स्पीकर साहब कह रहे हैं कि जी 14 दिन के अंदर अंदर इजलास बुलाना और फिर 7 दिन आइन मैंडेटरी कर रहे हैं आपको, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि जी एक रवायत है असेंबली की। हाँ, हम भी उससे आगाह है, ट्रेडिशन है, बिल्कुल है। और उस ट्रेडिशन के ऊपर क्या होना चाहिए? आप उस दिन 21 तारीख को रेसिटेशन ऑफ कुरान हो, प्रोसीडिंग हो, फातिहा खानी हो, और उसके बाद 2 मिनट के लिए वो मोशन पढ़नी है ना, स्पीकर अलाउ करेंगे, 2 मिनट में एक मेंबर मोशन पढ़ेंगे एंड दैट वो टेबल हो जाएगी। उसके बाद आप सेशन जो है वो एडजर्न कर दें और फिर OIC के कॉन्फ्रेंस के बाद जो टाइम रखा गया है उस टाइम पे प्रोसीडिंग करें। ये तो बड़ा सिंपल तरीका है। अगर स्पीकर साहब आईने पाकिस्तान को असेंबली की रवायत से ऊपर ले जाना चाहते हैं और अपना राइट एक्सरसाइज करना चाहते हैं, और वही बात सेकंड हो रही है जो वज़रा कह रहे थे, जो हुकूमत कह रही थी कि जी स्पीकर का ऑफिस इस्तेमाल करके हम चीजों को नहीं करने देंगे, तो फिर अपोजिशन के पास क्या रास्ता है? अपोजिशन क्या करे? ये वही सूरत हाल है कि इमरान खान साहब ने प्रोसीडिंग रोकने के लिए इसको आप एक रास्ते के तौर पर देख रहे हैं कि OIC का इजलास ही रोक दो। ये एक रास्ता है जो आपने अडॉप्ट किया है। हमने देखना है, क्या स्पीकर ने नहीं देखना? क्या हुकूमत वक्त ने नहीं देखना? क्या उनको नहीं क्या इन्हें पाकिस्तान को की अहमियत कोई नहीं है? बिल्कुल सबको देखना है, लेकिन अगर रास्ता मौजूद है तो क्यों ना किया जाए? नहीं, आप इसको एक ऑप्शन के तौर पे देख रहे हैं कि अगर आपकी मंशा के मुताबिक, या जैसे आप कह रहे हैं आइन के मुताबिक, कोई चीज आइन की अपनी अपनी तशरीह है ना, वो उसको और तरह कर रहे हैं, आप और तरह कर रहे हैं, तो आपकी मंशा के मुताबिक या आपकी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक अगर चीज नहीं होती तो फिर आप OIC का इजलास रोकेंगे, ये जस्टिफाइड है? नहीं सर, बस मेरा सवाल ही ये नहीं है। OIC का इजलास करना हम सबके है, गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है, गवर्नमेंट इस वक्त फैसले करने वाली है। पहली बात तो यह है कि स्पीकर साहब ने आज से 8 दिन पहले, 7 दिन पहले, 6 दिन पहले इजलास क्यों नहीं बुला लिया? अगर उनके इरादे दुरुस्त है, उनको नहीं पता था OIC सेशन हो रहा है, उन्होंने OIC को इस्तेमाल किया है। आप मीडिया के दोस्तों को गवर्नमेंट की इंटेंशन देखनी चाहिए, वो क्या रहे हैं। आज भी हम क्या कह रहे हैं कि जी बिल्कुल ठीक है, परसों इजलास होता है, हम क्या कह रहे हैं वोटिंग कराएं, हम क्या कह रहे हैं डिबेट करें, हम कह रहे हैं सिंपली उस दिन फातिहा खानी के बाद सेशन एक दिन के लिए एडजर्न होना, ये ट्रेडिशन है। ट्रेडिशन आइन से मावरा नहीं हो सकती, आइन को सुपरसीड नहीं करती। कार साहब एक सवाल है मेरा, एक छोटा सवाल है मेरा। अब फर्ज करें कि ये उस दिन 21 तारीख को इजलास होता है, फर्ज करें मंडे को,
और फातह खानी के बाद ये अर्जेंट करते हैं तो ये वापस आ जाएंगे 24 को। जब ये वापस आ जाएंगे तो वही काम शुरू हो जाएगा 24 को जो आप चाहते हैं 21 को शुरू हो। इससे इतना बड़ा फर्क क्या पड़ता है आपको? मेरी आपसे गुजारिश ये है कि हुकूमत वक्त 10 लाख लोगों को बुलाने का ऐलान करे, हुकूमत वक्त स्पीकर के ऑफिस को बुलाने का ऐलान करे, हम उसके जवाब में अपने दिफा के लिए लोगों को बुलाने की बात करें तो हमें पैरेलल क्यों बिठा दिया जाता है? हमें क्यों कहा जाता है कि आप ये काम ना करें? हुकूमत वक्त की ये ड्यूटी है, वजीर आजम की ये ड्यूटी है कि वो अमन अमान कायम रखे, आइन के तहत चले, और स्पीकर का ये काम है आइन को अपहोल्ड करे। और हमारी सिंपल गुजारिश है, इसमें कोई लड़ाई नहीं है। अगर स्पीकर ने पहले नहीं किया, अगर स्पीकर साहब के पास आज 14 दिन हो गए हैं, 13 दिन हो गए हैं इसको पेश हुए 8 तारीख को हुई थी, अगर उन्होंने 10-12 दिन में नहीं की, कोई बात नहीं, चले उन्होंने अपना कर लिया काम। आज हम क्या डिमांड कर रहे हैं कि सेशन कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड है, उनको करना होगा। यस, और फिर उनको 3 दिन के अंदर अंदर उसको शुरू भी करना होगा, उसको तरीके एतमाद को भी शुरू करना होगा। वो जरूरी नहीं है 3 दिन के अंदर शुरू करना, जरूरी नहीं है आप चौथे दिन कर लीजिए, वो 7 डेज तक है ना, 4 से 7 डेज। यदि वो 4 दिन है, वो 1 दिन नहीं है, ठीक है, उसके अंदर हो सकता है। तो ये लॉजिकल सी बात है, अपोजिशन कोई नाजायज मुतालबा नहीं कर रही। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम आइन के मुताबिक चलेंगे, और आइन के मुताबिक उनके दोनों इंटरप्रिटेशन 14 दिन वाला और 7 दिन वाला दोनों को हम अपहोल्ड कर रहे हैं। हालांकि मेरी इंटरप्रिटेशन ये है कि अब से 7 दिन पहले वो गुजर चुके हैं, स्पीकर साहब को कर लेना चाहिए था पहले दिन ही। अच्छा, मेरा सवाल कायरा साहब ये है आपसे कि हुकूमत आपकी बात नहीं मानती, हुकूमत एक और तरीके से इस मामले को पेश करती है कि जनाब ये सही तरीका है, आप कहते हैं नहीं ये सही तरीका है, तो ये आप लोगों के बीच में एक पॉलिटिकल डिबेट, एक पॉलिटिकल तसादुम, इंटरनली मामला चलते हैं। लेकिन इसको यदि जुल्फिकार भुट्टो साहब का बड़ा एहसान था ओआईसी के मामलात में, और लोग तारीख में उनको याद रखते हैं ओआईसी के हवाले से, तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ये कहना कि फिर हम देखते हैं कि आप ओआईसी कैसे करवाते हैं, ये आपके ख्याल में जस्टिफाइड है? ये बात एक गुस्से की बात है। गवर्नमेंट हर तरफ से ज्यादती कर रही है, वजीर आजम ज्यादती कर रहे हैं, वज़रा ज्यादती कर रहे हैं, उनके कारकुन ज्यादती कर रहे हैं, हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं, हमें गालियां दी जा रही हैं, धमकियां दी जा रही हैं, उसके ऊपर कुछ नहीं हो रहा। हुकूमत के ऊपर कोई ओनस नहीं डाला जा रहा कि तुम इंसान बनो, अपनी जबानों को कंट्रोल करो। और आज भी हम क्या कह रहे हैं कि आइन के मुताबिक अमल करो, और आइन के मुताबिक अमल हो सकता है। आप क्यों नहीं सारा मीडिया आज खड़ा होकर अगर ये कहे कि स्पीकर साहब ये बिल्कुल सिंपल बात है, आप उनको उनकी करारदाद टेबल करने दें, उसके बाद पाकिस्तान के मुताबिक, आइन के मुताबिक तो सर इनको 21 को इजलास बुलाना पड़ेगा। 21 को इजलास बुलाएंगे, 21 को इजलास बुला ले, 21 को इजलास बुला के उसको सिर्फ क्या करना है, उस रवायत को जिंदा रखे। उस रवायत में एक टेक्निकलिटी आ गई ना कि आइन के क्लास है जिसके तहत अगले 7 दिन के अंदर ये काम होना है, ठीक है, उसको कैसे किया जा सकता है? ठीक है, और अगर स्पीकर साहब का ये ख्याल हो कि मैं अपनी मर्जी से उसको आगे ले जाऊंगा तो हम नहीं ले जाने देंगे। ठीक है, कार साहब बहुत शुक्रिया आपका, आप हमसे बात कर रहे थे। मुझे जो बात समझ, अपोजिशन ये चाहती है कि इसको जल्दी टेबल किया जाए ताकि जो मुझे समझ आ रही है कि 27 तारीख वाला कंडा ही निकल जाए बीच में से। 27 तारीख को जो इमरान खान साहब ने जलसे का अनाउंसमेंट किया उससे पहले काम हो जाए। मुझे तो जो फील आ रही है वो ये आ रही। लेकिन चलें एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर इस पर बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नादरीन। मेरे साथ इस वक्त राजा रियाज साहब मौजूद हैं और मुनहरिफ अराकीन में से एक रुकन ये भी हैं। तो राजा साहब पहले मैं आपसे बात कर लेता हूँ, दूसरे दोनों मेहमानों से मादरत, बाकी टाइम में उनसे बात करता हूँ। राजा साहब इस वक्त आप कहाँ पे हैं? जी मैं इस्लामाबाद में हूँ जी। नहीं कहाँ सिंध हाउस में? नहीं जी, सिंध हाउस के बाहर हैं। नहीं, आपको जो है वो आप अपोजिशन के पास हैं, उनके पास मौजूद हैं, उनकी नहीं मैं लॉजेस में हूँ, अपने लॉज में हूँ। आप लॉजेस में वापस आ गए हैं? जी जी। तो अब आप कोई खतरा महसूस कर रहे हैं किसी किस्म का? नहीं, ना पहले खतरा था ना अब खतरा है। देखिए भाई, हम तो सारी दुनिया जब से पाकिस्तान बना है ये असूल रहा है कि लोग अपोजिशन को छोड़ के हुकूमत में जाते हैं। हम तो हुकूमत छोड़ के अपोजिशन में आए हैं और हुकूमत कमाल कर दिया आपने राय साहब। राय साहब आप अपनी मर्जी से इस वक्त बाहर आ जा सकते हैं, अगर आप चाहें कहीं मूव करना चाहें, कहीं आना जाना चाहें आप जा सकते हैं। आना चाहें आ सकते हैं, जहाँ जाना चाहें जा सकते हैं जी, कोई पाबंदी नहीं है। और हमने तो इक़्तिदार को छोड़ा है और जो हमने बारहा खान साहब से रिक्वेस्ट की कि ये मुश्किलात हैं, ये महंगाई बेरोजगारी है, अवाम मर रहे हैं, खुदकुशियाँ कर रहे हैं, तो इस वजह से हमने तो बहुत कोशिश की कि पीटीआई की हुकूमत जो अवाम के की मसाइल हैं, महंगाई है, बिजली के बिल हैं, गैस के बिल हैं,
राजा साहब हुकूमत मसाइल हल नहीं कर रही है, आप ये कह रहे हैं। बिजली का यूनिट कितने का है आप, और पेट्रोल और आटा कितने का है, चीनी कितने की है, डू यू नो इस वक्त आपको पता है? राजा साहब आप बता सकते हैं? इसीलिए तो हम एहतजाज करते रहे। कितने का है बिजली का यूनिट? 45 रुपए भी इंडस्ट्री को आ रहा है, 52 रुपए भी आ रहा है, और घरों को 28। आटे की कीमत पता है आपको? चीनी की कीमत? चीनी इस वक्त तकरीबन 90 रुपए पे है, और इसी तरह चीजें, हर चीज महंगी है, बिजली के बिल, गैस के बिल। मैं तो कह रहा हूँ कि आप तो सिर्फ ये राय साहब कितने बंदे हैं आपके साथ, और आपके साथ कितने बंदे हैं? और जी हम तकरीबन 24 के करीब लोग हैं। नहीं, आज हुकूमत कह रही है कि कुछ लोगों ने वापस राब्ता किया है कि वो इनहराफ नहीं करेंगे, वापस आ जाएंगे, क्या आप उनमें से हैं? बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं जी, कोई वापस आने के लिए तैयार नहीं है। सब लोग अपने जो एहतजाज है उस पर कायम है। हमारा एहतजाज है कि खान साहब अपने उन मुशीरों को फारिग करें जिनकी वजह से ये सारी तबाही हुई है, अपना सिमत दुरुस्त करें, जो कि वो करने को तैयार नहीं है। हमने बारहा इन पिछले 3.5 सालों में उनसे गुजारिश की कि मेहरबानी करें अपनी। तो पब्लिक का एक रिएक्शन भी आ रहा है राजा साहब, अब यानी लोग ये कह रहे हैं आपके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, लोटे लेकर फिर रहे हैं बाहर, कोई आपकी तस्वीरें जो हैं आपके नाम मिटाए जा रहे हैं, इन चीज़ों से कोई दबाव पड़ रहा है आप पर, आपकी फैमिली पर? नहीं, कोई दबाव नहीं है। 25-30 के टोले ये ऑर्गेनाइज करके पीटीआई के जो मुकामी ओहदेदार हैं वो इकट्ठे करके हमारी पोस्टर्स को आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इस तरह के हरकतों से हम घबराने वाले नहीं हैं। राजा साहब आपने जो इलेक्शन लड़ा वो निकालेंगे। राजा साहब आपने जो इलेक्शन लड़ा वो राजा साहब आपने जो इलेक्शन लड़ा वो लड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पे और बल्ले के निशान पे। अब वो तो वोट इमरान खान की अमानत है, लोग कह रहे हैं आप इस्तीफा देकर दोबारा इलेक्शन लड़कर फिर इमरान खान के खिलाफ खड़े हो जाएं उनकी पॉलिसीज के। इतना टाइम नहीं है, लेकिन ये मेरा आपसे वादा है कि इंशाल्लाह मैं इस्तीफा दे दूं। आपने 2013 में कितने वोट लिए थे राजा साहब, आपको याद है? जी मैंने 18,000 वोट लिए थे। 17,571 वोट लिए थे। अब 2018 में आपने कितने वोट लिए थे जब आपको बल्ले का निशान मिला था? ये उस वक्त मैंने एमपीए का लड़ा था, इस दफा मैंने एमएनए का लड़ा है, और 1,07,000 के करीब। चले आप दुगने कर लें, आपको 30,000 मिल गए पिछली मरतबा। इस मरतबा आपने 1,14,215 वोट लिए हैं राजा साहब। जी तो ये जो आपको एक्स्ट्रा 1 लाख के करीब वोट पड़ गए हैं, आप समझते हैं कि ये वोट राजा रियाज के अपने जाती वोट हैं जो इतनी बड़ी तब्दीली 5 साल में राजा रियाज साहब ले आए, या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट थे? नहीं, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट शामिल हैं, इमरान खान के वोट शामिल हैं, और हम इमरान खान साहब के साथ से एक नया पाकिस्तान बनाने के तस्वर के साथ गए थे। हम उन 50,000 घरों की बात पे गए थे, 1 करोड़ नौकरियों की बात पे गए थे, महंगाई पर कंट्रोल के लिए गए थे, अरबों डॉलर बाहर से आएंगे, उन बातों के लिए हम गए थे। नया पाकिस्तान बनेगा, बेरोजगारी खत्म होगी, पाकिस्तान अपने कौम पे खड़ा होगा। राजा साहब इसकी टाइमिंग बहुत अजीब है, आप पे पैसों का इल्जाम भी है। जी अल्लाह का शुक्र है, मैं खुदा को हाज़िर नाज़िर करके कह सकता हूँ कि मैं जिंदगी में आज तक 1 रुपए कभी रहा। आइंदा नून लीग से इलेक्शन लड़ेंगे सर? ये अभी इस्तीफा दूंगा, उसके बाद फैसला करूंगा। अच्छा ठीक है राय साहब जी, बहुत शुक्रिया आपका राय साहब। फारूक हबीब साहब, ये तो राजा साहब कह रहे हैं कि कोई मुनारिफ अराकीन में से राब्ता नहीं कर रहा, आप क्या क्लेम करते हैं, क्यों करते हैं? देखें बात यह है कि बहुत सारे अराकीन जो है वो राब्ता कर रहे हैं। आप अब बात यह है कि राजा साहब से आप ये पूछ लें कि अभी ये पार्लियामेंट लॉजिस में इनको कहीं कल आए फैसलाबाद, घंटा घर का चक्कर लगा के देख लें, इनको पता चल जाएगा कि 25-30 का टोला है या हज़ारों लोग इनसे खाइफ हैं। वो भाई ये तो पाँव में बैठे हुए थे इमरान खान का टिकट लेने के लिए। खत्म हो गया, मैं माजरत इतना ही शौक था। इस ब्रेक में उनको मैं मौका नहीं दे सका क्योंकि वक्त मेरे पास बिल्कुल खत्म हो गया है। बड़ा अनफॉर्चुनेट था क्योंकि कारा साहब का भी बीपर था, फिर राजा रियाज साहब भी आ गए। लेकिन अब तक के लिए इतना ही, मुलाकात होती है कल एक और प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।